हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। हिंदी के भी करवा रही हूँ, सीडीपी के भी करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के हिंदी के सीडीपी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। ईवीएस की मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं लेकर आती हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी मैंने प्राइमरी वाले पेपर से शुरुआत की है। ये जो क्वेश्चन है ये प्राइमरी वाले पेपर के हैं। जैसे ही सभी प्राइमरी वाले पेपर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के भी सीडीपी के और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। शुरुआत मैंने 2011 से की है और हिंदी की शुरुआत भी 2011 वाले पेपर से ही की है। चलिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा और चौथा है ज्ञान की सीमा। तो कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर विद्यालय का असहयोग। अधिगम के पठार के कई कारण होते हैं। अधिगम का पठार क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम के पठार के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी। तो ये सब इसके कारण होते हैं, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं होता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? पहला है गेट्स व अन्य, दूसरा है मॉर्गन और गिलीलैंड, तीसरा है स्किनर और चौथा है क्रॉनबेक। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया गेट्स व अन्य के द्वारा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। पहला है व्यक्तित्व का, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा है बुद्धि का और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये मापन करता है बुद्धि का। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? पहला है फ्राइड, दूसरा है युंग, तीसरा है मन और चौथा है आलपोर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया युंग ने। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। युंग के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व और चौथा है वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक विकास और परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, तो द्रुतगामी विकास का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत,
दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वह पूछा जा रहा है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। जबकि निरंतर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें आपका नहीं पूछा गया था, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? पहला है गैसेल, दूसरा है हार्लॉक, तीसरा है मेरेडिथ और चौथा है डगलस और हॉलैंड। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? हार्लॉक ने। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, हार्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? पहला है ड्रेवर, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है वुडवर्थ। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया मैकडूगल ने, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मैकडूगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? पहला है डम्बिल का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का और चौथा है मैकडूगल का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहु अनुक्रिया का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम। तो थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है, तो सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, नहीं पूछा गया था, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? पहला है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पंजाब विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एस जलोटा। इन्होंने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा में 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है थार्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है वर्नन और चौथा है स्टर्न। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और कब किया? 1904 में किया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक, दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बीएफ स्किनर, तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव और चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। अब इसमें जो युग्म सही नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें आपका जो डी विकल्प लिखा हुआ है, सीखने का समग्र सिद्धांत, और इसके आगे लिखा हुआ है हल, तो ये युग्म सही नहीं है, क्योंकि सीखने के समग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कोटकोफका द्वारा, और हल ने दिया है प्रबलन का सिद्धांत। तो इसीलिए ये युग्म सही नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला है क्रो एंड क्रो, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रॉस और चौथा है वुडवर्थ। तो गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, गाल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? पहला है क्रेसमर, दूसरा है युंग, तीसरा है कैनन और चौथा है स्प्रेंजर। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। पहला है कोल एवं ब्रूस का, दूसरा है ड्रेवल का, तीसरा है डीहान का और चौथा है क्रो एंड क्रो का। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था और चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। हर बार मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। पहला है सीखने का वक्र, तीसरा है सीखने का पठार और दूसरा है सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति और चौथा है अवधान। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह सीखने का पठार कहलाता है। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था पठार के बारे में। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वह होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, यानी ऊपर होती है मानसिक आयु, नीचे होती है वास्तविक आयु और गुणा किया जाता है 100 से। तो इसमें जो सी विकल्प लिखा हुआ है यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। स्टर्न तथा कोहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया। टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है वो किसने दिया, तो वो टर्मन ने दिया, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है कोहलर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है गेस्टाल्ट। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थार्नडाइक ने। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने इसमें सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा गया है तो थार्नडाइक ने किया। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था और कोहलर ने चिंपांजी पर किया था। तो ये भी साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। पहला है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 24 और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। 23 दूनी 46। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प, अधिगम के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला है हल ने, दूसरा है थार्नडाइक ने, तीसरा है हेगार्टी ने और चौथा है स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? पहला है कैटल, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है वर्नन और चौथा है स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि, तीसरा है आध्यात्मिक बुद्धि और चौथा है सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो जो शेष से भिन्न है वह बताना है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा है विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। पहला है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा है द्विपार्श्विक यहाँ पर जो है रा नहीं हो रहा है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और चौथा है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो एक बालक जो है साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 2017 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।